ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज बच्चों हम देखेंगे लास्ट टॉपिक जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना हमने खाया था उसको हमने स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर लिया हुआ है और इतने छोटे पीसेस में ब्रेक हो चुका था कि वो हमारी गट को क्रॉस करके एंटर हो चुका है ब्लड के अंदर। तो अब हमारे गट में जब फूड डाइजेस्ट भी हो चुकी है, एब्जॉर्ब भी हो चुकी है, फूड का जस्ट वो पार्ट रह गया है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने वो वेस्ट की फॉर्म में क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। एक और चीज़ मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, मैं अगेन बता देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, कम होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 3 इंचेस, वाइल स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 1 इंच। और अगर हम लेंथ की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, ये है 1.5 मीटर्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में होती है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मीटर्स। लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल हमने 3 पार्ट्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सीकम, सेकंड कॉलन और थर्ड हमने देखना है रेक्टम। आल्दो लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स को हमने हाईलाइट किया था जब हम जीआईटी का स्केच ड्रॉ कर रहे थे, वो सारे पार्ट्स को दोबारा हाईलाइट करते हैं। अगर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। और इस तरह की फोल्डिंग्स हमने ड्रॉ की थी लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लास्ट में एक लार्जर साइज का बैग जहाँ पे वेस्ट को स्टोर किया जाता है। अगर ये इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और ये है सीकम जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, तो इलियम और सीकम के जंक्शन पे हमने एक स्फिंक्टर ड्रॉ किया था। इस स्फिंक्टर को हमने कहा था इलियोसीकल स्फिंक्टर। इन सब पार्ट्स को लेबल करते हैं। ये है इलियम, ये थोड़ा सा थिक सा हम ड्रॉ कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो कि है सीकम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी फूड का वेस्ट होगा, क्योंकि अभी हमने बात की है कि जो भी खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड के अंदर जा चुका है। फूड का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है वो वेस्ट की फॉर्म में एंटर हो चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम तक एब्जॉर्प्शन होगी थी, अब वहाँ से वेस्ट क्या और एंटर हो रही है। तो वो वेस्ट अब एंटर हो चुका है कॉलन में। यहाँ पे वेस्ट अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड मूव करने की वजह से हम इस कॉलन को कहते हैं ये असेंडिंग कॉलन। यहाँ पे वेस्ट जो है वो क्रॉस करता है विड्थ वाइज बॉडी को, तो इसे हम कहते हैं ये है ट्रांसवर्स कॉलन। एंड कॉलन के इस पार्ट से वेस्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इस पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। एसेंड्स का मीनिंग होता है अपवर्ड जाना, डिसेंड्स का मीनिंग होता है डाउनवर्ड आना। और ये वाला जो फोल्डेड पार्ट थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं ये कॉलन का लास्ट पार्ट है जो कि है सिग्मोइड कॉलन। तो सीकम है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का ये है पहला सेगमेंट, और ये है सेकंड पार्ट का कॉलन का सेकंड सेगमेंट। ये है सेकंड पार्ट का थर्ड सेगमेंट डिसेंडिंग कॉलन, और ये है सेकंड पार्ट कॉलन का फोर्थ सेगमेंट सिग्मोइड कॉलन। और ये एंड पे जो बड़ा सा बैग आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं ये रेक्टम है। और रेक्टम का ये पार्ट जो एंड पे नैरो हो रहा है थोड़ा सा, इसे हम कहते हैं ये एनल केनाल है। और ये लास्ट में जो ओपनिंग मौजूद है इसे हम कहते हैं एनस है। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये है सीकम का पार्ट, ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है कोलन, और रेड में नजर आ रहा है रेक्टम जिसके एंड पे छोटी सी एक एनल केनाल एंड एनस। सीकम के साथ इस तरह का एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना तो फूड डाइजेस्ट होती है और ना ही फूड एब्जॉर्ब होती है। तो इसका ओनली फंक्शन क्या बनता है, वेस्ट जो कि आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको मल्टीपल कॉलन के पार्ट से गुजारते हुए बॉडी से बाहर रिमूव करना। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट आया है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, उस वेस्ट को या तो हम कहते हैं फीकल मैटर या फिर उसको कहा जाता है फीसिस। और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें वेस्ट की जो कि आया है गट से, इसे हम कह सकते हैं ये है अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कह सकते हो या वेस्ट कह सकते हो, अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस और वेस्ट। ये है फीसिस की या फिर फीकल मैटर की डेफिनेशन। ऐसा वेस्ट
जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है और एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, उसे हमने बॉडी से बाहर रिमूव करना है। उसे हम क्या बोलेंगे? फीकल मैटर या फिर फीसिस। एंड सपोज करो ये फीकल मैटर जो कि आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से मौजूद है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब ये यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होता है तो अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो हम इस वेस्ट में से पानी निकाल के ब्लड को दे सकते हैं, मीन्स के एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आल्दो इस वेस्ट को ना तो हम मज़ीद डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना ही इसमें से फूड एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन पानी एब्ज़ॉर्ब हो सकता है और कुछ अमाउंट में मिनरल्स या सॉल्ट भी यहाँ से रीअब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला काम क्या करता है वेस्ट को रिमूव करने का, और दूसरा अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, पानी की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो तब क्या करेगा ये वेस्ट में से वाटर रीअब्ज़ॉर्ब कर लेगा और यहाँ से वेस्ट में से वाटर रीअब्ज़ॉर्ब करके हमारे ब्लड को दे देगा और ब्लड बॉडी के हर एक सेल को सप्लाई कर देगा जिसमें डिहाइड्रेशन है। वाटर के साथ कुछ अमाउंट में सॉल्ट भी रीअब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं, तो हम लिख देते हैं मिनरल्स या सॉल्ट भी क्या हो सकते हैं? एब्ज़ॉर्ब। ये री के बजाय हम एब्ज़ॉर्ब की टर्म यूज़ करते हैं बिकॉज ये फर्स्ट टाइम एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है, जस्ट इसने वेस्ट को कलेक्ट किया है स्मॉल इंटेस्टाइन से। वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? ये वेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है और उस वेस्ट को हमने क्या करना है? बॉडी से बाहर रिमूव करवाना है। और इसके अलावा हमने बोला कि अगर मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो हम इस फीकल डिस्चार्ज से इस वेस्ट में से क्या कर सकते हैं? वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ब्लड को दे सकते हैं। और अगर सॉल्ट की डेफिशिएंसी है, सॉल्ट हमें चाहिए है, तब भी हम इस वेस्ट में से सॉल्ट निकाल के दे सकते हैं किसको? ब्लड को। ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। इन दो फंक्शंस के अलावा इनका और कोई फंक्शन नहीं होता। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल से ज़्यादा होता है, 3 इंचेस है, स्मॉल का ओनली 1 इंच होता है। लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन की है 1.5 मीटर्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की थी 7 to 8 मीटर्स। उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा इसके कितने पार्ट्स होते हैं? कोलन के मज़ीद ये 4 पार्ट्स के नेम्स क्या होते हैं और रेक्टम जो है ये लास्ट पार्ट होता है। अगर आप इन सब के इंडिविजुअली फंक्शंस लिखना चाहें तो ये स्फिंक्टर में हाईलाइट करवा देती हूँ। ये स्फिंक्टर जो कि इलियम और सीकम के जंक्शन पे मौजूद है, इसे हम कहते हैं कि इलियोसीकल स्फिंक्टर है। और स्फिंक्टर आपको पता है बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। तो वेस्ट एक दफ़ा इलियम से सीकम में एंटर हो जाता है तो सीकम से दोबारा से इलियम के अंदर एंटर नहीं हो सकता है। तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो को पॉसिबल करना स्फिंक्टर्स का काम होता है। तो स्फिंक्टर का फंक्शन क्या हो गया? पॉसिबल करना यूनि डायरेक्शनल फ्लो। इसमें से सीकम के साथ ये जो अपेंडिक्स मौजूद है, अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीकम के साथ जो है ये हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बॉडी के उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो हमारे इंसेस्टर्स में फंक्शनल थे लेकिन हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल है। और बहुत से न्यूबॉर्न्स के अंदर अपेंडिक्स जो है वो अब डेवलप ही नहीं हो रहा है बिकॉज ये कोई काम इसका नहीं होता है। तो अपेंडिक्स जो है ये हमारे इंसेस्टर्स में क्या काम करता था? क्योंकि हमारे इंसेस्टर्स जो थे वो ओनली हर्बीवोर्स थे, प्लांट्स को ईट करते थे, उनके पास फूड की वैरायटी मौजूद नहीं थे। तो जो भी वो खाना खाते थे उसको मैक्सिमम डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम मौजूद होता था इस अपेंडिक्स में। एंजाइम का नेम था सेलुलेज और ये प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद सेलुलोज को ब्रेक करता था। और अपेंडिक्स में ये जो एंजाइम है सेलुलेज, इसको प्रोड्यूस करने वाले माइक्रोब्स से। इट मीन्स कि अगर हमारे इंसेस्टर्स प्लांट्स के अंदर मौजूद सेलुलोज को ब्रेक कर सकते थे तो वो इन माइक्रोब्स की वजह से थे जो कि इस अपेंडिक्स के अंदर होते हैं। अगर उनके पास भी वो माइक्रोब्स ना होते तो वो भी प्लांट्स के सेलुलोज को ब्रेक करने वाले इस एंजाइम्स को अपने अंदर ना रखते और उनको डाइजेस्ट ना कर पाते। अब हमारे पास बिकॉज फूड की मल्टीपल वेराइटीज़ मौजूद होती हैं तो हमने सेलुलेज को रखना भी छोड़ दिया है। और अगर सेलुलेज नहीं चाहिए है तो हमें फिर ये माइक्रोब्स भी नहीं चाहिए होते हैं। तो इट मीन्स कि माइक्रोब्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं जो कि सेलुलेज प्रोड्यूस करवा के देते थे। तो हमारी बॉडी में सेलुलोज को प्लांट्स के सेल के उस पार्ट को डाइजेस्ट भी नहीं किया जाता है और उसको वेस्ट की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर है नॉन फंक्शनल, बट आपके इंसेस्टर्स में क्या थे? फंक्शनल थे। और कोलन का ओनली फंक्शन क्या है? वेस्ट को, फीकल मैटर को ट्रांसफ़र करना और बॉडी से बाहर रिमूव होने में हेल्प करना। लेकिन वेस्ट जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होगा तो उसमें से वाटर भी हमने देखा रीअब्ज़ॉर्ब हो सकता है और सॉल्ट भी रीअब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। और जो भी वेस्ट फिर रह जाता है उसको स्टोर करवा दिया जाता है रेक्टम में, और जब कभी हम फिजिबल फील करते हैं उसको इस ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम एनस कहते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
तो कोलन का काम है ओनली ट्रांसफर करना और रेक्टम का काम क्या होता है, फीकल मैटर को या फीसिस को स्टोर करना। ये सीकम के फंक्शन अगर आप लिखना चाहें तो इसका भी लिख लें, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख देती हूँ। सीकम में पहला पॉइंट जो है वो याद रखना है कि ये होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड मीन्स के इस साइड से ये कोलन में ओपन हो रहा है, इस साइड से ये इलियम में ओपन हो रहा है। इसका कोई भी एंड जो है वो ओपन नहीं होता है, जो कि गट से बाहर इसको कनेक्ट करने में हेल्प करे। तो इस साइड पे गट मौजूद है, इस साइड पे भी गट है, यहाँ पे इलियम है, यहाँ पे कोलन है, तो इसलिए हम कहते हैं सीकम इज अ ब्लाइंड एंडेड सैक। और दूसरा सीकम का भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन सीकम जो है ये बहुत से सिम्बायोटिक माइक्रोब्स को रखता है अपने अंदर। सीकम के अंदर जो सिम्बायोटिक माइक्रोब्स मौजूद हैं उसमें से सबसे कॉमन है इकोलाई बैक्टीरिया। और ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पे जो भी वेस्ट आता है उस वेस्ट में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसको खाना यहाँ से मिल रहा है तो बैक्टीरिया को फ़ायदा मिल रहा है, और उसके रिटर्न में ये हमें भी फ़ायदा देता है। और वो फ़ायदा क्या है, ये हमें विटामिन के प्रोड्यूस करके दे। सो इकोलाई क्या करने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के। और विटामिन के वो विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में जहाँ कहीं पे इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, वहाँ पे जाके क्लॉट बनाता है और मज़ीद ब्लीडिंग को रोकता है। तो ब्लड को कोगुलेट होने में या ब्लड का क्लॉट बनने में हेल्प करता है। सिम्बायोटिक माइक्रोब्स या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो खुद भी फ़ायदा लेते हैं और हमको भी फ़ायदा देते हैं। तो सीकम के अंदर मौजूद ये सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, जिसकी एग्जांपल हमने देखी है इकोलाई, हमें क्या फ़ायदा दे रहा है ये भी याद रखिएगा। और खुद क्या फ़ायदा लेता है, फीकल मैटर में से, वेस्ट में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी फूड की ज़रूरत को पूरा कर लेता है। और जो भी वेस्ट यहाँ पे मौजूद होगा उसको फॉरवर्ड साइड पे मूव करवाने के लिए, जैसे गट में बाकी गट के अंदर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट थी, इसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन से वाली मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूव करवाएगी। और वो जो गट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है सबसे फास्टेस्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी स्लो होती है, स्टमक के अंदर भी और इसोफेगस के अंदर भी। पेरिस्टालसिस है वो मूवमेंट जो कि फूड को मूव कराती है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है फास्टेस्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टालसिस क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, वो मूवमेंट जो कि गट के अंदर फूड को मूव करवाएगी, चाहे वो इसोफेगस में है, स्टमक में है, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में है। और ये पॉसिबल होती है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि गट की वॉल के अंदर होते हैं। इनके अंदर ये जो फोल्डिंग्स हमने ड्रॉ की हुई हैं, इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं हाउस्ट्रा। और हाउस्ट्रा जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनती हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ इन फोल्डिंग्स को, तो ये इन फोल्डिंग्स को मैंने थोड़ा सा आपको डीप करके दिखा दिया है। अब इन सब फोल्डिंग्स को हमने क्या करना है, अटैच करना है। और ये जो कंप्लीट हमने बैंड ड्रॉ किया है मसल्स का, इसे हम कहते हैं ये है टाइनिया कोलाई। और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक, लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, विड्थ में अरेंज नहीं हो रहे होते। ये हैं 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का बना हुआ। एनस में 2 तरह के मसल्स हैं, जो इनर हैं वो हैं इनवॉलंटरी, जो आउटर साइड पे होते हैं वो होते हैं वॉलंटरी। इट मीन्स कि वॉलंटरी का मीनिंग होता है जिसे हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं, और इनवॉलंटरी जो कि हमारी विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स कि डेफिकेशन का जो फर्स्ट हाफ होता है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन एक दफ़ा अगर एनस ओपन हो जाए तो रिमेनिंग जो प्रोसीजर है वो इनवॉलंटरी हो जाता है। इनवॉलंटरी मीन्स कि उसको हम रोक नहीं सकते हैं या हमारी विल के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो फीकल डिस्चार्ज है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स पर डे रिमूव करवाया जाता है। और इसकी पीएच स्लाइटली वेस्ट की वजह से एसिडिक होती है, 6.5। इस वेस्ट में 75% क्या होता है, वाटर, और 25% इसमें क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट। ये भी चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि एक दिन में कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, पीएच कितनी होती है, पानी कितना होता है और सॉलिड पार्ट कितना होता है। और इस वेस्ट का येलो कलर किसकी वजह से होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। येलो कलर इसका होता है बाइल जूस के अंदर मौजूद
बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन की वजह से। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हो। तो बिलीरुबिन भी बेसिकली वेस्ट है, लिवर से आया बाइल जूस के थ्रू, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फूड के साथ मिक्स हुआ, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया और वेस्ट को येलो कलर देते हुए जैसे बाकी वेस्ट रिमूव होगा, ये वेस्ट भी रिमूव करवा दिया जाएगा, बिलीरुबिन भी। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट मौजूद होता है, अगर किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर किसी ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का इम्बैलेंस हो जाए, तो दो तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक होता है कॉन्स्टिपेशन और सेकंड है डायरिया। कॉन्स्टिपेशन है वो कंडीशन जब फीकल डिस्चार्ज में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फीकल डिस्चार्ज बहुत हार्ड हो जाता है। मैक्सिमम पानी बिकॉज निकल चुका होता है जो कि उसको सॉफ्ट रखता है, तो पानी अगर निकल रहा है तो फीकल डिस्चार्ज बहुत हार्ड हो गया है। तो यहाँ पे है हार्ड फीकल डिस्चार्ज और इतना हार्ड हो जाता है समटाइम्स इसकी डेफिकेशन के टाइम पे जो एनस की ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर हो जाती हैं, जो कि पाइल्स को फिर काज करवा सकती हैं। और डायरिया के अंदर क्या होता है, डायरिया में पानी रीअब्जॉर्ब बहुत कम हो पाता है और सारे का सारा जो पानी है वो किसके अंदर रहता है, फीकल डिस्चार्ज के अंदर ही होता है। और यहाँ पे जो फीकल डिस्चार्ज है वो होता है लूज वाटरी फीकल डिस्चार्ज। ये था बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर। आई होप मेरे बेटे आपको सारे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को।